हेलो बच्चों, आज एक बार फिर स्वागत है आपका एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, गर्मियों की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे, साथ के साथ आप आने वाली कक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा की जो विज्ञान है, विज्ञान में जो भौतिकी का पार्ट है, उस भौतिकी के पार्ट में विद्युत धारा नाम का जो चैप्टर है वो हम लेकर चल रहे थे। तो विद्युत धारा के पिछले दो वीडियो में आपने विद्युत धारा और विभव विभवांतर के बारे में कुछ अध्ययन किया। विद्यार्थियों, आज हम विद्युत धारा जो है वो सदिश राशि है या अदिश राशि, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो पिछले वीडियो हमने पढ़ लिए हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। शिक्षा विद्यार्थियों भविष्य का पासपोर्ट होता है, आपको इसे बहुत अच्छे से ग्रहण करनी है। तो जो आने वाले समय में जो आदमी कामयाब होगा, ऊंचाइयों को तय करेगा, इसका मतलब यह है कि उसने आज अच्छे से शिक्षा ग्रहण की है। तो चलिए आज हम चलते हैं आगे की ओर विद्युत धारा के बारे में। देखो, मैं यहाँ पर विद्युत धारा के साथ साथ आपको परिपथ के अंदर कौन सी युक्तियां हम काम में लेते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। उन युक्तियों के डायग्राम्स भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे उनके डायग्राम होते हैं, कैसे चित्र होते हैं, व्यवहारिक रूप से सामान्य जीवन में देखने पर वो किस तरीके के हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं आज की क्लास का जो उद्देश्य है उसकी ओर। देखिए विद्यार्थियों, ये जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा जो है ये एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, इस चीज पर हम पहले डिस्कस करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, मान लेते हैं मेरे पास ये एक चालक है, ये मेरे पास एक कैसी राशि है विद्यार्थियों, चालक है। इस चालक को मैंने जोड़ दिया बैटरी से। ये बैटरी का सिंबल होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। बैटरी का ये धन टर्मिनल है और ये ऋण टर्मिनल है। हमने पिछली कक्षा में देख लिया था कि बैटरी का काम आवेश देना नहीं है, बैटरी का काम है विभवांतर उत्पन्न करना। आवेश तो जो चालक में मुक्त आवेश होते हैं वो अपने आप प्रवाहित होने लगते हैं। तो बैटरी लगातार विभवांतर उत्पन्न कराए रखती है, बनाए रखती है। अब देखिए विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि ये जो चालक है, इस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे ही मैंने इसको बैटरी से जोड़ा तो ये जो टर्मिनल है वो धन हो जाता है, जबकि ये टर्मिनल ऋण हो जाता है। इस चालक पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और अब ये होगा कि जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है वो धनावेश की तरफ आकर्षित होने लगेंगे, प्रवाहित होने लगेंगे। और ये जब इधर प्रवाहित होने लगेंगे तो इसके अंदर धारा स्थापित हो जाएगी, धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। धारा की दिशा बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल की ओर हो, बैटरी से बाहर। बैटरी के अंदर की स्थिति अलग है, अभी देखते हैं। तो यहां से मैं आपका पहला पॉइंट तो ये लिख सकता हूं कि जो विद्युत धारा है विद्यार्थी, विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। पहली बात तो ये। अगर हम इसी बात को बैटरी के संदर्भ में करें, बैटरी के संदर्भ में यही बात करें, आज देखो विद्यार्थियों, हम सब चीजें देखने वाले हैं। बैटरी क्या है, सेल क्या है, प्रतिरोध क्या होता है, विभवांतर किससे मापते हैं, विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं, उसका हम संयोजन कैसे करते हैं, इन सभी बेसिक चीजों के बारे में आज जानकारी लेंगे। तो बैटरी के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि बैटरी के धन टर्मिनल से, कौन से धन टर्मिनल से, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर धारा प्रवाहित होती है, ऋण टर्मिनल की ओर। देखिए बैटरी का धन टर्मिनल, यहां से धारा प्रवाहित होगी, चालक के अंदर से गुजरेगी और गुजरकर वापस इस बैटरी के ऋण टर्मिनल की ओर आएगी। लेकिन बच्चों, अगर हम ये बात करें कि इस बैटरी के अंदर यहां पर धारा कैसे प्रवाहित होती है, तो विद्यार्थियों बैटरी के अंदर देखिए धारा इधर से निकल रही है, घूमकर इधर आ रही है, मतलब ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर बह रही है। बैटरी के अंदर की व्यवस्था अलग है। बैटरी के अंदर तो ऋण से धन की ओर जाती है,
जबकि बैटरी से बाहर धन से ऋण टर्मिनल की ओर धारा प्रवाहित होती है। ये चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब धारा बह रही है, ऐसी दिशाएं हमें बता रही है, तो अब हमारे एक क्वेश्चन पैदा हो जाता है दिमाग में कि ये सदिश राशि है या अदिश राशि। चलिए उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, दो चीजें आपने पढ़ी भी होगी छोटी कक्षाओं में। एक तो राशियां होती है सदिश और दूसरा राशियां होती है अदिश। सिंपल से हम परिभाषा पढ़ते हैं कि जिन राशियों की दिशा के साथ परिमाण के साथ दिशा होती है वो तो सदिश होती है, और जिनकी दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, वो राशियां अदिश राशि होती है। जैसे पहला पॉइंट, इसमें क्या होना चाहिए? परिमाण होना चाहिए। दूसरी बात, परिमाण के अलावा क्या होनी चाहिए? दिशा होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। टेक्निकल वर्ड हैं, ध्यान रखिए, काम में आते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और होता है, उसके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। पहले मैं ये बता दूं कि जो अदिश राशियां हैं उनमें केवल विद्यार्थियों परिमाण होता है। परिमाण का मतलब जैसे धारा बेरी 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, तो हमने यही परिभाषा पढ़ी थी कि जहां पर राशियों में परिमाण के साथ दिशा होती है सदिश राशियां होती है, जबकि जहां परिमाण के साथ दिशा नहीं होती है अदिश राशि होती है। अब देखिए विद्यार्थियों, जब हम बात करते हैं विद्युत धारा, किसकी बात करते हैं? विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा का परिमाण तो होता है, क्योंकि हम यही मापते हैं कि धारा 1 एम्पियर बह रही है, 5 एम्पियर बह रही है, या 10 एम्पियर बह रही है, 15 एम्पियर बह रही है, इसका मतलब परिमाण तो है। और दिशा भी हमें पता है, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि धारा जो है वो धारा इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में बहती है, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में बहती है। इसका मतलब दिशा तो हो गई। तो फिर ये जो आपकी विद्युत धारा है वो कैसी राशि होनी चाहिए? सदिश राशि होनी चाहिए। यदि वो परिमाण भी है, 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, 15 एम्पियर, 20, 25, जैसी भी कोई भी 22 एम्पियर है, तो इसका मतलब परिमाण है। परिमाण के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था अभी कि इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, मतलब दिशा भी है। तो गुरुजी आपने तो यही बताया कि परिमाण और दिशा है तो सदिश राशि होनी चाहिए। इसका मतलब विद्युत धारा को कैसी राशि होनी चाहिए विद्यार्थियों? सदिश होनी चाहिए, परंतु ये सदिश राशि नहीं होती है। विद्युत धारा जो आपकी राशि है वो अदिश राशि होती है विद्यार्थी। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, अदिश भौतिक राशि है, अदिश भौतिक राशि। विद्युत धारा जो है वो अदिश भौतिक राशि है। क्यों है? जब परिमाण है, दिशा है, तो भी अदिश है। क्यों? देखिए विद्यार्थियों, इसका कारण है कि सदिश राशियों के लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है कि सदिश नियमों की पालना करनी चाहिए। सदिश नियमों की पालना करनी चाहिए। तो पालना कर तो रही है कि परिमाण और दिशा दोनों नियमित है, और दोनों है, पालना तो कर रही है। फिर कौन सा सदिश नियम आ गया विद्यार्थियों? सदिश नियम को हम समझते हैं। देखो, जैसे हमने बल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि बल जो है एक्स दिखाते हैं और कैसी राशि है? सदिश राशि है। अगर मैंने यहां पर एक कोई पत्थर रख दिया विद्यार्थी, यहां पर मैंने क्या रख दिया? एक पत्थर रख दिया। अब इस पत्थर को दोनों तरफ आप रस्सों से बांधकर इसको खींचते हो। आप इधर भी मान लो 10 न्यूटन का बल लगाकर खींच रहे हो, और इस दिशा में भी 10 न्यूटन का बल लगाकर इसको खींच रहे हो। दोनों दिशाओं में खींच रहे हो। क्या ये जो पत्थर है वो अपनी जगह से हिलेगा? बिल्कुल नहीं हिलेगा। नहीं हिलेगा, कारण ये कि इधर भी 10 न्यूटन का बल काम कर रहा है और इधर भी 10 न्यूटन का बल काम कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे विद्यार्थियों? निरस्त कर देंगे। ये जो पत्थर है वो अपनी जगह स्थिर रहेगा। वहीं अगर मैं आपको ये कहूं कि मैंने ये एक तार लिया, इस तार में से मैंने 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर, अब मैंने इस तार को यहां से दो भागों में बांट दिया। एक तरफ इधर बल्ब लगा दिया और एक तरफ इधर बल्ब लगा।
अब देखो यहां से धारा इधर 5 एम्पियर की जा रही है मान लेते हैं, और मान लेते हैं इधर भी कितने एम्पियर की जा रही है, 5 एम्पियर, क्योंकि 10 एम्पियर तो धारा दी हमने, 10 में से 5 इस बल्ब के पास चली गई, 5 एम्पियर उस बल्ब के पास चली गई। तो अगर ये दोनों 5-5 आपस में बढ़ रही है तो बढ़ के इनको कैंसिल हो जाना चाहिए, और कैंसिल होने के बाद ये होना चाहिए कि ये बल्ब जो है वो आपस में नहीं जलने चाहिए, क्योंकि धारा तो कैंसिल हो गई। परंतु ऐसा नहीं होता विद्यार्थियों, यहां पर ये बल्ब भी जलेगा और यहां पर ये बल्ब भी जलेगा। यही कारण है कि जो विद्युत धारा है वो सदिश नियमों की पालना नहीं करती है, जबकि बल है या कोई और राशि जो सदिश है वो सदिश नियमों की पालना करती है। इसलिए हम विद्युत धारा को एक बार फिर लिख देता हूं मैं, ध्यान रखना, विद्युत धारा जो आपकी राशि है कैसी राशि है, अदिश राशि है विद्यार्थियों। कैसी राशि है, अदिश राशि। क्लियर हो जाना चाहिए, विद्युत धारा अदिश राशि। यहां तक कोई समस्या नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। ये जो विद्युत धारा है, इस विद्युत धारा की दिशा हमने देख ली कि विद्युत धारा जो है वो प्लस से माइनस की ओर चलती है, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब हम विद्युत धारा के बारे में कुछ क्वेश्चन है, एक दो जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद हम परिपथ देखते। चलिए पहले परिपथ देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए जो परिपथ बनता है विद्युत धारा का परिपथ, इसके बारे में हमने पहले अध्ययन कर दिया, इंग्लिश में कहते हैं सर्किट। पिछले क्लास में देख लिया था परिपथ क्या होता है विद्यार्थियों। विद्युत परिपथ विद्युतीय उपकरणों का एक ऐसा संयोजन होता है, एक ऐसा सतत संयोजन होता है जहां से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। तो हम परिपथ के बारे में देखते हैं, परिपथ होता क्या है वास्तव में, परिपथ में कौन से उपकरण आपके काम में आते हैं। देखिए विद्यार्थियों, नॉर्मल अगर सरल परिपथ में बनाऊं तो परिपथ ये हो जाएगा, सिंपल सा। ये मैंने बल्ब लगा दिया, यहाँ मान लो मैंने कुंजी लगा दी, कुंजी को यहां से जोड़ दिया मैंने बैटरी से। अब देखिए बैटरी से धारा दूंगा, बैटरी से धारा इधर घूमेगी, बल्ब से होकर गुजरेगी, गुजर कर वापस कहां आ जाती है, बैटरी में आ जाती है। अब हम सबसे पहले ये सिंबल देखते हैं कि परिपथ में जो हमारे जो जो चीजें काम में आती है वो कौन सी कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, आपके विद्युत परिपथ में एक काम आएगा बल्ब। क्या काम आएगा, बल्ब, क्योंकि आपको बल्ब को जलाना रहेगा परिपथ में। घर पे लाइट करनी है तो घर पे लाइट करने के लिए क्या करेंगे, बल्ब भी लगाएंगे। ये सोच रहे होंगे ट्यूबलाइट लगा लेंगे, बात तो एक ही है। तो इसका जो सिंबल है वो सिंबल विद्यार्थियों ऐसा हो। अगर आपकी किताब में कहीं भी ऐसा सिंबल आ गया तो आपको ये समझना है कि ये हमारे क्या बना हुआ है, ये विद्युत बल्ब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है सर्किट में, विद्युत बल्ब लगा हुआ है। फिर हम देखते हैं विद्यार्थियों सेल। सेल अगर लगा हुआ है तो आपके ऐसा संयोजन आएगा। ये जो बड़े वाला संयोजन है वो प्लस का और छोटे वाला जो है वो माइनस का होता है। यानी हमने एक सेल काम में लिया है, सेल लगाया है। आपको सेल है नहीं पढ़ना, मैं दिखा देता आपको। सेल लगाया, सेल आप जानते हो, और अगर आपने कभी सेल देखा है ढंग से तो सेल पर देखना एक तरफ प्लस लिखा हुआ होता है, एक तरफ माइनस लिखा हुआ होता है, जो आपकी घड़ी में लगा हुआ होता है, या जो पहले बैटरी आती थी, बैटरी में बड़ा सेल आता था वो सेल। तो ये सारी की सारी जो सेल होते हैं उन पर प्लस और माइनस दोनों टर्मिनल होते हैं, वो लिखे हुए होते हैं, आप देखना अगर घर पर उपलब्ध है तो। इसके अलावा देखिए विद्यार्थियों, हम काम में लेते हैं बैटरी। तो ये हो गई बैटरी। ये जो बैटरी है विद्यार्थियों, ये बैटरी कुछ भी नहीं है, सेल और बैटरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सेल एक होता है, बैटरी में बहुत सारे सेल होते हैं। जब हम बहुत सारे सेलों को एक साथ जोड़ देते हैं तो वो बैटरी का निर्माण कर देते हैं। जैसे देखिए मेरे पास यहाँ था सेल, मैंने यहाँ 2 सेल लगा दिए, क्या बन गई, बैटरी बन गई। तो इसको हम बैटरी को ये भी कह सकते हैं। बैटरी क्या होती है, बैटरी होती है सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन। तो बैटरी विद्यार्थियों क्या होगी, सेलों का संयोजन, कोई ज्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है। अब देखिए विद्यार्थियों, कुंजी के बारे में पढ़ते हैं। कुंजी वैसे तो अगर कहा जाए कुंजियां 2 प्रकार की होती है, एक तो खुली कुंजी और एक बंद कुंजी। कुंजी मतलब आपने देखा होगा बोर्ड में जो स्विच होता है, ऑन ऑफ करने वाला स्विच, उसको आप नॉर्मली कुंजी कह सकते हो। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम कर रहे हो तो वहां पर ये कुंजी कुछ इस तरीके की, या आपका जो सर्किट डायग्राम है उस डायग्राम में कुंजी ऐसी आएगी, खुली है, अभी खुली है ये, या इसका जो डायग्राम है वो ऐसे भी दिखाया जा सकता है, इस तरीके से। और वहीं अगर बंद कुंजी है तो कैसा सिंबल होगा, देखिए बंद कुंजी। बंद कुंजी में सिर्फ इतना सा फर्क रहेगा, यहाँ डॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे विद्यार्थियों, डॉट। अभी देखो मैं इनके सबके डायग्राम दिखाऊंगा आपको,
और यहाँ पर ये इस तरीके से सिंबलाइज हो जाएगी, इस तरीके से। इसका मतलब ये है कि कुंजी जो है वो बंद है, और कुंजी बंद से आप ये समझिए कि उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। सर्किट में क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। आप ये मत समझना कि स्विच बंद है, स्विच बंद है तो फिर तो धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। यहाँ विद्यार्थियों कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक धात्विक पदार्थ लगा हुआ होता है, इधर भी एक धात्विक पदार्थ लगा हुआ होता है, और ये बंद का मतलब होता है कि हमने एक धातु को बीच में डाल दिया ताकि ये धातुएं, तीनों जो धातुएं हैं इधर उधर, तीनों पृष्ठ जो है वो कनेक्ट हो गए एक दूसरे से। इसका मतलब धारा इसके अंदर स्थापित हो गई, धारा प्रवाहित होने लग गई। और ये तीर का निशान हमें ये बताता है कि इसको हमने इससे मिला दिया, जैसे स्विच है ना, स्विच से इसको मिला दिया, इसका मतलब इसमें भी धारा प्रवाहित होने लगी। फिर अमीटर, अमीटर के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते हैं। अमीटर एक ऐसा सिंबल होता है, प्लस माइनस इसको श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अमीटर जो है वो धारा के मापन में काम आता है, धारा के मापन में काम आता है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। धारा के मापन में काम आता है और उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलिए, अमीटर के बाद कौन बच गया था? वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर को सामान्य परिपथ में हम विद्यार्थियों समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कौन से क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। और इसको ऐसे दिखाया जाता है, V प्लस माइनस, ऐसे सिंबल कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस माइनस एक ही बात है। ये वोल्टमीटर होता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ आता है प्रतिरोध। प्रतिरोध जो होता है धारा के मार्ग में बाधा। सामान्य अगर प्रतिरोध से आप समझना चाहते हो तो ये समझ सकते हो कि जैसे बल्ब लगा हुआ है, हीटर लगा हुआ है, पानी गर्म करने की रोड है, ऐसे सारे उपकरण जो विद्युत से संचालित होते हैं वो सारे प्रतिरोध में ही आते हैं। वो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, धारा को किसी दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे बल्ब क्या करेगा, इसको आप जैसे धारा दे रहे हो, ये क्या करेगा, ये इस धारा को, जो विद्युत धारा मिल रही है, इसको कन्वर्ट कर देगा प्रकाश ऊर्जा। तो है तो प्रतिरोध ही। तो ये प्रतिरोध होते हैं। इसका सिंबल जो है वो विद्यार्थी कुछ ऐसा होता है, सामान्य सिंबल ऐसा होता है। इसके अलावा परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध का सिंबल विद्यार्थियों इस तरीके का दिया हुआ होता है, या इसको ऐसे भी दिया हुआ हो सकता है। इनके बारे में हम गहनता से अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक अपना प्रतिरोध ही है, परिवर्ती प्रतिरोध, प्रतिरोध ही है। तो ये सिंबल जो मैंने बताए हैं, ये ऐसे सिंबल अगर कहीं भी किसी भी सर्किट में आ जाते हैं तो आपको ये समझना है कि ये जो सारे सिंबल है, इससे जैसे वोल्ट भी लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है। जैसे ऐसी कोई आकृति बनी हुई आ गई, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ इस सर्किट में, इस परिपथ में प्रतिरोध लगा हुआ है। ये लगा हुआ आ गया, मतलब आपको समझना है कि क्या लगा हुआ है, परिवर्ती प्रतिरोध लगा हुआ है। परिवर्ती प्रतिरोध विद्यार्थियों को होता है जिसका मान हम अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ज्यादा प्रतिरोध चाहिए तो ज्यादा कर देंगे, कम चाहिए तो कम कर देंगे। चलिए मैं एक बार इनसे रूबरू करवा देता हूं आपको, कौन सी वस्तु कैसी होती है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, V लिखा हुआ है इसके बीच में, यहाँ पर ये V, इसका मतलब है कि ये वोल्ट मीटर है। कौन सा है? वोल्ट मीटर है। और ये जो वोल्ट मीटर है विद्यार्थियों, ये क्या मापता है? ये विभवांतर मापता है, विभवांतर मापता है, दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर मापता है विद्यार्थी। और इसको वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, सामान्य जो परिपथ होता है उसमें कौन से क्रम में जोड़ा जाता है विद्यार्थियों? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में कैसे? जैसे यूं, ये मेरे पास लगा हुआ है यहाँ पर बल्ब, यहां मैं लगाऊंगा वोल्ट मीटर। इधर से धारा आ रही है I और इधर धारा I जा रही है। समांतर क्रम का मतलब ये है कि जो धारा आ रही है या जो भी चीज आ रही है वो बटके जानी चाहिए दो रास्तों से, तब वो दोनों, अगर दोनों रास्तों से बटके जा रही है मतलब वो समांतर क्रम में है। अगर एक ही रास्ते में जाते हुए दोनों उपकरण आगे, वो सरणी क्रम में है। जैसे यहां से धारा आई तो देखो धारा यहां से बटेगी, कुछ इधर कुछ इधर, कुछ तो इधर जाएगी, इधर की कुछ इधर जाएगी, तो दोनों धाराएं बढ़ जाएगी, बटेगी तो फिर वापस देखो यहां से आने वाली धारा यहां मिल जाएगी, इधर से आने वाली धारा यहां मिल जाएगी, और वापस कौन सी धारा मिल जाएगी अपने को? I धारा मिल जाएगी। तो ये जो आपका वोल्ट मीटर है वो किस क्रम में जोड़ा हुआ जाता है?
ये आपका समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कहीं जगह देखिए ये बल्ब की जगह आपके यहाँ प्रतिरोध भी लगाया हुआ आ सकता है इस तरीके से। तो मैंने इस चीज के बारे में अभी अभी आपको बताया था कि प्रतिरोध ही है सारे, प्लस माइनस, ये प्रतिरोध R, इसको R से दिखाते हैं। अब यहां से धारा आएगी तो धारा दो भागों में बटेगी, प्रतिरोध में जाएगी, कुछ वोल्टमीटर में जाएगी, फिर इधर जो निकलेगी वापस दोनों से जुड़कर निकल जाएगी I धारा। तो अभी एक इस क्रम में है समांतर क्रम। तो विद्यार्थियों जो वोल्टमीटर है उसका काम होता है विभवांतर मापने का दो बिंदुओं पर। देखिए इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, यहां भी मान लो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। तो दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने का काम होता है समांतर क्रम में लगाया जाता है। क्लियर बात? चलिए फिर अगले डायग्राम पर चलते हैं। ये बात, ये देखिए जो ऊपर है ना सिंबल ये वाला, ये इसे कहते हैं कार्बन, दिख नहीं रहा यहां पर, यहां लिख देता हूं, कार्बन प्रतिरोध। इसे कार्बन प्रतिरोध कहा जाता है। इसमें देखो ये चार अलग अलग कलर की पट्टियां होती है, ये पट्टियां दिख रही है ना आपको, चार अलग अलग कलर की पट्टियां। और इन अलग अलग पट्टी की जो पट्टियां होती है कलर की, उन पट्टियों से ही निर्धारित किया जाता है कि जो ये प्रतिरोध है इसका मान कितना है, मात्रक ओम होता है इसका, और कितने मान का प्रतिरोध ये है, इससे ही निर्धारित किया जाता है। ये इसका सिंबल है जो मैंने आपको बता दिया, ये सारे के सारे इसके क्या है, सिंबल है। अगर ऐसे सिंबल लगेगा आते इसका मतलब वो कैसा प्रतिरोध है, वो प्रतिरोध है, कार्बन प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोध है। ये विशेष तौर पर डायग्राम है कार्बन प्रतिरोध का, और ये क्या है, प्रतिरोध है। अब वो प्रतिरोध किसी भी फॉर्म में आ सकता है, वो हम तार के रूप में ले सकते हैं, वो हम किसी विद्युत उपकरण के जो विद्युत खर्च करता है, विद्युत धारा खर्च करता है उसके रूप में ले सकते हैं, वो हमें किसी धारा को कंट्रोल करने के लिए प्रतिरोध के रूप में कोई ना कोई तार लगा सकते हैं, कोई दूसरी पदार्थ लगा सकते हैं। तो ये सिंबल होता है, ये सिंबल जो होता है वो किसका होता है विद्यार्थी, प्रतिरोध का होता है। अब देखिए अभी नाम पढ़ा था आपने परिवर्ती प्रतिरोध, ऐसा होता है परिवर्ती प्रतिरोध, देख रहे हो आप, परिवर्ती प्रतिरोध इसको कहते हैं। अब यहां पर देखो ये जो प्रतिरोध है ये पूरा का पूरा एक व्यवस्था की हुई होती है, इसके ऊपर यहाँ पर एक कुंजी लगी हुई है, आपको दिख रही होती है ये कुंजी लगी हुई है, और इस पर यहाँ एक धात्विक चिप होती है जो इससे कनेक्टेड होती है, और उधर भी धात्विक चिप होती है, और ये जो बीच में पूरी की पूरी जगह है ना, ये पूरी की पूरी तार से कोटेड होती है, पूरी की पूरी ऊपर तार लपेटा हुआ होता है। और इस पर कुल 3 पॉइंट होते हैं हमें सर्किट लगाने के लिए, एक तरफ एक पॉइंट होगा, दूसरी तरफ दो, एक तो यहां पर और एक यहाँ, 3 पॉइंट होते हैं टोटल। और इन पर हम हमारी आवश्यकता के अनुसार इसका संयोजन करके फिर इस प्रतिरोध का मान अगर आपको कम ज्यादा करना है तो ये जो ऊपर वाली ये पिन लगा हुआ है ना, इस पिन को अपन आगे पीछे मूव करवा सकते हैं, और हमारी आवश्यकता अनुसार इस प्रतिरोध का मान हम चेंज कर सकते हैं। ये होता है परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती मतलब जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं विद्यार्थी। चलिए अब देखिए ये बात, अमीटर देखो ए लिखा हुआ है, 0 से लेकर 50 तक गिनती लिखी हुई है इसमें, ये अमीटर है। अमीटर किसका मापन करता है, धारा का, विद्युत धारा का मापन करता है। क्या है ये, अमीटर है। और किसका मापन करता है, धारा का। किस क्रम में लगाते हैं विद्यार्थियों, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। धारा का मापन किसमें करता है, एम्पियर। धारा का जो मापन है वो किसमें करता है, एम्पियर। हाँ हो सकता है यहाँ पर कभी आपको मिली एम्पियर मिल जाए, या आपको कभी माइक्रो एम्पियर मिल जाए। छोटी धाराओं को मापने के लिए, जब धारा का मान बहुत कम होता है तो उनको मापने के लिए हम माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर का भी काम ले लेते हैं। जब धारा एम्पियर में है तो हम एम्पियर, जो ये हमारा अमीटर है, उसका काम ले लेते हैं। तो अमीटर धारा मापने का काम करता है, श्रेणी क्रम में होता है, और धारा किस में होता है, एम्पियर में होता है। श्रेणी क्रम का मतलब ये है, जैसे मेरा यहाँ पर बल्ब लगा हुआ, यहां मैंने अमीटर लगा, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल निकल जाएगा। अब जो आपको बैटरी वगैरह जो भी विद्युत स्रोत जोड़ना है, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है, वो जोड़ना वो जोड़ सकते हो। देखिए अब अगर धारा यहां से बहेगी तो यहां से बहने वाली धारा पहले किस में गई, स्रोत में, फिर कहां गई, एमीटर में। तो जो धारा यहां से एमीटर में जा रही है तो एक ही रास्ता है, अलग अलग रास्ते में नहीं जा रही। इसका मतलब ये हो गया कि ये किस क्रम में है विद्यार्थियों, श्रेणी क्रम में। जबकि वोल्टमीटर में धारा मट जा रही थी, समांतर क्रम में था। समझ में आ गई बात। चलिए ये है, यहां देखो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा माइक्रो एस है, म्यू बनाया हुआ है।
म्यू ए। इसका मतलब यह है कि माइक्रो एम्पियर है, इसका मान जो आएगा वो भी 10 की घात -6 की कोटि में आएगा। माइक्रो को हम 10 की घात -6 लिखते हैं, तो इस कोटि में आएगा। हालांकि ये भी एक अमीटर ही है, धारा का ही मापन करता है, जब धारा बहुत कम मान की होती है तब। बैटरी, बैटरी नाम सुना है ना आपने, सेलों का संयोजन या बैटरी, ये बैटरी का सिंबल। वैसे मैंने बता दिया आपको, फिर भी आप देख लो, जहां लाइन बड़ी होती है प्लस का मान आएगा, जिधर लाइन छोटी है माइनस वाला टर्मिनल होगा। क्लियर है? फिर आगे चलिए, कुंजी। अभी मैंने बताया ना आपको, ये कुंजी देखो, ये यहाँ पर ये नीचे तो प्लास्टिक का जो बेंच है वो प्लास्टिक की लगी होती है, इनका जो आधार है वो प्लास्टिक का होता है। यहाँ पर ये धातु लगी हुई है, मान लो तांबा हो सकता है, लोहा हो सकता है। इससे हमने इस बैटरी के ऋण टर्मिनल को जोड़ रखा है। यहाँ बैटरी में आपको दिख रहा है तो ऋण टर्मिनल है, और फिर इधर ये भी धातु ही है, इससे हमने इस बल्ब को जोड़ रखा है। ये बल्ब है आपका, और इस बल्ब के दूसरे सिरे से निकलने वाली जो धारा है वो बैटरी के धन टर्मिनल की ओर जा रही है। ये परिपथ है विद्यार्थियों, परिपथ की सहायता से मैं आपको कुंजी बता दूंगा। ये देखिए, ये तो है कुंजी, और ये कौन सी कुंजी है? देखो, अभी इस धात्विक जो ये धातु की प्लेट है ना, इस प्लेट पर और इसके बीच में यहाँ पर संबंध नहीं है। इसका मतलब ये जो कुंजी है वो खुली कुंजी है, बंद कुंजी नहीं है। कैसी कुंजी है विद्यार्थियों? खुली कुंजी। जैसे ही मैं इसको दबा दूंगा, इसको दबाते ही देखो ये जो पूरी की पूरी प्लेट है ना, ये भी चालक धातु की है, ये प्लेट भी चालक धातु की है, और ये भी चालक धातु की है। तो अभी इनमें कोई कनेक्शन नहीं है। माइनस सिरे से धारा यहां आ गई, यहां से यहां आ गई, पर आगे नहीं जा रही है, रास्ता नहीं है। प्लस सिरे से धारा इधर आ रही है, बल्ब में गई, बल्ब से दूसरे पॉइंट पर आई और आकर इस बिंदु पर आ गई। अब देखिए, इधर वाली धारा तो यहां तक ही है, इधर वाली जो धारा है वो इधर तक जा रही है, लेकिन क्या दोनों को आगे जाने के लिए रास्ता मिल रहा है? क्या ये एक बंद परिपथ है? बंद परिपथ नहीं है। अभी आपका जो बल्ब है वो नहीं जलेगा, अभी बल्ब नहीं जलेगा। जैसे ही मैं इसको मिला देता हूं यहां पर, जैसे ही मैं इसको मिला देता हूं, तो जैसे ही हम इसको मिलाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपकी धारा बैटरी के प्लस से फिर किधर आएगी? ऋण टर्मिनल की ओर आ जाएगी। इसका मतलब अब की बार बल्ब क्या हो जाएगा? जल जाएगा। धारा को घूमने के लिए बंद परिपथ मिल जाएगा, धारा को घूमने के लिए क्या मिल जाएगा? बंद परिपथ मिल जाएगा। तो ये तो होती है आपकी कुंजी, ये है आपका बल्ब जिसको हम प्रतिरोध भी कह सकते हैं, ये आपके दो सेल हैं जिसको हम बैटरी कह सकते हैं, दो सेलों का संयोजन है जिसको बैटरी कह सकते हैं। और इस संपूर्ण व्यवस्था को हम क्या कहेंगे विद्यार्थियों? परिपथ कहेंगे, परिपथ कहते हैं इसको। हाँ, इसमें आप और भी लगा सकते हो कहीं से, मान लो बल्ब 2 की जगह 3 जोड़ना है, एक कूलर जोड़ना है, आपको गर्मियां पड़ रही है तो कूलर जोड़ सकते हो, कोई भी व्यवस्था कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। उन सबको हम परिपथ ही कहेंगे। ये सिंबल अभी अभी मैंने आपको बताया था किसका है? बल्ब का। मैंने आपको यूं बना के दिया था, ये कांच का ऊपर कवर लगा दिया, ये देखिए कांच का कवर लगा दिया ना, तो ये आपका हो गया बल्ब। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं विद्यार्थियों हम। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है आपका, 12 वोल्ट विभवांतर के 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। चलिए, ये कह रहा 2 बिंदु है, हम मान लेते हैं ये बिंदु हमारा ए है, ये हमारा बिंदु बी है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर दिया हुआ। तो मैं लिख देता हूं यहां पर जो दिया है, साथ का साथ लिख भी देता हूं, समझते भी जाना। दिया है, क्या दिया है? डेल वी। विभवांतर को हम डेल वी से लिखते हैं। डेल वी का मतलब है वी ए और बी ए पर विभव और बी पर विभव, दोनों के मध्य में कितना अंतर है वो डेल वी। कितना अंतर है? 12 वोल्ट। साथ ही आपको दिया है कि आप आवेश क्यों कितना लेकर जा रहे हो? 2 कूलाम का आवेश। अब इस 2 कूलाम के आवेश को यहां से उठा के ले गया, ये देखो ये जा रहा है, ये यहां छोड़ दिया ना, कहां पर? बिंदु बी पर। तो ये कह रहा है कि जब आप ए बिंदु से उठाकर उस आवेश को, 2 कूलाम वाले आवेश को बी बिंदु पर छोड़ रहे हो, तो आपके द्वारा कार्य कितना किया गया? आपके द्वारा कार्य कितना किया गया, ये हमें ज्ञात करना है। विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था विभवांतर के बारे में, विभव के बारे में। तब हमने पढ़ा था कि ये जो विभवांतर है, वो विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है?
एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, विभवांतर होता है। तो विद्यार्थियों W अपॉन में Q पड़ा। अब आपको डेल V दे रखा है, Q दे रखा है, आपको W निकालना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं W बराबर Q को इधर भेज दूं, Q गुना डेल V। अब देखिए विद्यार्थियों W बराबर Q दे रखा है कितना कूलम, 2 कूलम, गुना डेल V विभवांतर कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट का, ये 12 वोल्ट का विभवांतर गुणा करना आता है ना आपको, 2 गुना 12 कितना हो जाएगा 24। और इसका मात्रक क्या होता है कार्य का, बताया तो था कल पिछले वीडियो में, जूल। तो जो आपके द्वारा कार्य किया जाएगा वो होगा 24 जूल का। कितने जूल का होगा विद्यार्थियों, 24 जूल का। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, देखे आगे चलते हैं। आपके द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा 24 जूल का। क्लियर, चलो मैं आपको इसी में कुछ क्वेश्चन देता हूं, आपको सोल्व करना है। ये तो आपका था ही, अरे इसको भी करना पड़ेगा ना, चलिए इसको कर लेता हूं। चल नहीं रहा, एक मिनट वेट कीजिए विद्यार्थी, ये चलिए। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए हो सकता है आपको क्वेश्चन इस तरीके का पूछ 12 वोल्ट विभवांतर की जगह आपको ये दे दे कि कोई दो बिंदु है जिनके मध्य का विभवांतर है 10 वोल्ट और वहां पर आपको Q बराबर 1 कूलम आवेश को लेके जाना है, तो आपके द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। फटाफट सोल्व करते जाना। या आपको ये कह सकता है कि अगर हम किसी एकांक आवेश को यानी 1 कूलम आवेश को, एकांक आवेश भी नाम दिया हो सकता है, अगर हम किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हैं तो हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वो 4 जूल है। तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। लैंग्वेज बना लेना जो मैं बोल रहा हूं वैसे की वैसी। तीसरा क्वेश्चन मान लो आपको ऐसा दे दिया कि हमने दो बिंदुओं के मध्य का जो विभवांतर है वो 15 वोल्ट है और किसी एक आवेश को आवेश कौन सा कितने कूलम का नहीं पता, एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जा रहा है विद्यार्थियों, वो कार्य मान लो आपको दिया हुआ है 3 जूल है। तो उस आवेश का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सभी का मान निकालना आ जाएगा यहां से, तो इनको सोल्व कर लीजिएगा। आपके सारे के सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी, कोई समस्या वाली में बात है नहीं। यहां तक क्लियर है, तो आगे चलते हैं। चलिए अभी हमने पढ़ लिया था वोल्ट के आधार पर जितने क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन। अब देखिए विद्यार्थियों एक क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि आपको विभवांतर भी दे रखा है, आपको कार्य भी दे रखा है और आपको निकालना क्या है, आवेश निकालना है। या आपको ये दे सकता है, देखो ये तीन ही चीजें घूम रही है आपके पास, एक तो डेल वी जो विभवांतर है, एक कार्य, इसको तो क्या कहते हैं अपन विभवांतर, इसको हम क्या कहते हैं कार्य, और इसको हम दूसरे को क्या कहते हैं आवेश। तो ये तीन ही चीजें हैं जो आगे पीछे घूम रही है। अब इन तीनों चीजों में देखिए विद्यार्थी, या तो ये दो चीजें देके ये पूछ लिया आपसे, या ये दो चीजें देके ये पूछ लिया आपसे, या हो सकता है कि ये दो चीजें देके ये पूछ लिया आपसे। इन तीनों में आपस में जो संबंध है वो फॉर्मूला हमें आना चाहिए, कोई समझने वाली बात नहीं है। इनके मात्रक हमें पता होना चाहिए, जैसे विभवांतर का मात्रक वोल्ट, कार्य का जूल और आवेश का कूलम, जिसको हम क्या लिखते हैं सी से लिखते हैं। ये पता होना चाहिए। आज की क्लास के लिए धन्यवाद विद्यार्थी।